अब 2025 की ना मेरी थंडरबोल्ट्स वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी और इस साल जितनी भी सुपर हीरो मूवीज़ आ रही है ना, फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन के बाद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसी के लिए था। और आज जब मैं मूवी देख कर आया, आई हैव अ लॉट टू अनकवर। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी फालतू के इंट्रो के। अब मैं पहले इस मूवी का ना आपको छोटा सा प्लॉट बता देता हूँ बिना किसी स्पॉइलर को छेड़े। वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, सारे की स्पॉइलर और एंडिंग डिस्कस मैं इस वीडियो के एंड में करूंगा, ठीक। अब इस मूवी का अगर मैं छोटा सा प्लॉट आपको एक्सप्लेन करूँ तो जस्ट इमेजिन कि एक मूवी में ग्रुप ऑफ मिसफिट्स, जिसको आपने पुराने एमसीयू की मूवीज़ में इधर उधर देखा होगा कुछ काम करते हुए, जैसे आपने ब्लैक विडो, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, एंटमैन एंड द वॉस्प, इन सारी मूवीज़ में देखा होगा। एंड क्या होगा अगर ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ मिसफिट्स एक साथ मिल जाए और एक बहुत ही बड़े सुपर नेचुरल थ्रेट से लड़े। इस मूवी का प्लॉट यही है। और ये सारे के सारे ना विलन्स नहीं है, ये सारे के सारे एंटी हीरोज जो अपने एक ग्रे एरिया में ऑपरेट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ मिसफिट्स है ना, वो एक साथ मिलते हैं और एक इनसे भी बड़े थ्रेट को काउंटर करते हैं। ये है मूवी का छोटा सा प्लॉट। अब इस मूवी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, एमसीयू के अंदर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है सेंट्री द वर्ल्ड या फिर बॉब। अब जिन्होंने कॉमिक बुक्स पढ़ी है ना, उन्हें पता है भाई सेंट्री क्या बवाल चीज़ है। और जिनको नहीं भी पता ना कि सेंट्री कौन है, मैंने एक्सप्लेन करा है अपनी एक वीडियो में सेंट्री का पूरा कॉमिक बुक ओरिजिन। आप आई बटन पे क्लिक करके मेरा ओरिजिन वीडियो देख सकते हो। अब सेंट्रीज के अंदर कौन होता है, वो काइंड ऑफ फेल्ड स्लैश सक्सेसफुल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो जाए जो कि वैलेंटीना रन करती है एज प्रोजेक्ट सेंट्री। अब इसके अंदर सेंट्री वहीं से आता है और इन्हीं के खिलाफ ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ मिसफिट्स लड़ते हैं, सेंट्री से नहीं द वर्ल्ड से। अब मैं बताऊंगा इस मूवी में मेरे लिए क्या वर्क करा, क्या वर्क नहीं करा है। मेरे लिए इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ वर्क करी है, स्पेशली इसका ह्यूमर और एक्शन। अब आपने पुरानी मार्वल की मूवीज़ जितनी भी देखी होगी, स्पेशली आफ्टर एंड गेम, वो बहुत ही ज़्यादा ना ह्यूमर पे रिलाई करा है और वही चीज़ है ना मूवी को ले डूबी है। स्पेशली जो कि आपने देखा होगा थॉर लव एंड थंडर में, कि वो पूरी की पूरी मूवी बहुत हैवी बन सकती थी, बट जो कि मूवी को ख़राब करा है वो इसके ख़राब ह्यूमर ने ही करा था। वो इस मूवी के अंदर ठीक हुआ है और ये मूवी देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई, इसके मेकर्स जो बनाना चाहते थे ना वही बना है। ये ना बहुत ज़्यादा रीशूट्स और डेवलपमेंट हेल में घुस के ना ये मूवी ख़राब नहीं हुई है, जैसे कैप्टन अमेरिका 4 ख़राब हुई थी। तो ये मूवी को देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई, मेकर्स के विजन पे ही ये मूवी बनी है। और इस मूवी का मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी थी कि पुरानी मार्वल की मूवीज़ में ना एक बहुत अनोइंग चीज़ होती है कि कुछ भी अगर ड्रामेटिक सीन हो रहा होता है ना, तो वो उस सीन को एंड होता है ह्यूमर से, जो कि पूरी की पूरी सीन की है ना डेप्थनेस को छीन लेता है। इस मूवी के अंदर वो नहीं हुआ। इस मूवी के अंदर कोई भी अगर ड्रामेटिक सीन आता है ना, तो वो वहीं पे रहता है। तो ये चीज़ है ना काइंड ऑफ इस मूवी को है ना डीप बनाती है, इस मूवी को एक डेप्थनेस देती है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी कि इसके अंदर है ना कोई बढ़िया डीप सीन को है ना ह्यूमर से ख़राब नहीं करा। अब इस मूवी में जहाँ जहाँ भी ह्यूमर का यूज़ होना था ना, वहीं पर हुआ है। इस मूवी में ह्यूमर स्वाद अनुसार था और मेनली जो ह्यूमर करा है ना, वो करा है रेड गार्डियन के कैरेक्टर ने और यूएस एजेंट ने। अब रेड गार्डियन के कैरेक्टर ने इसलिए करा है क्योंकि भाई उसका जो कैरेक्टर लिखा गया ना, काइंड ऑफ एक डिल्यूजनल आदमी जो कि ज़्यादा इमोशंस में नहीं घुसता, सिर्फ अपने टास्क को करता है और सिंगल माइंडेडली ही चलता है। वो ऐसे कैरेक्टर पे ना ह्यूमर सूट भी करता है और ऐसे कैरेक्टर से ह्यूमर है ना बहुत नेचुरल भी फील होता है। और भाई जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी ना इस मूवी के लिए, वो लगी भाई इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से शाइन करे। तो अब मुझे पता चला कि इसके अंदर जितने भी प्रमोशनल मटेरियल थे, उसके अंदर टास्क मास्टर को क्यों नहीं ज़्यादा यूज़ करा, क्योंकि टास्क मास्टर स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही मर जाती है कि मतलब भाई जैसे उसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसे किसने मारा, क्यों मारा, बट हाँ, टास्क मास्टर स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही मर जाती है। ये ज़्यादा बड़ा स्पॉइलर है भी नहीं, बट इसके अंदर मूवी में मुझे यही बेस्ट चीज़ लगी कि भाई सारे के सारे कैरेक्टर्स को शाइन करने का मौका मिला है। जो कि मुझे जो सबसे बेस्ट आर्क लगे ना, वो मुझे लगे भाई यूएस एजेंट की, क्योंकि जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जो उसकी आर्क छोड़ी गई थी जॉन वॉकर की, वो इसके अंदर बहुत ही अच्छी रिडेम्पशन आर्क उसकी बनती है, जो कि आप काइंड ऑफ उसे एम्पैथाइज भी करना शुरू कर देते हो यूएस एजेंट से। तो भाई मुझे उसका तो बहुत ही बढ़िया आर्क लगा। और घोस्ट के कैरेक्टर के लिए मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि घोस्ट का जो कैरेक्टर अनकूल बना दिया था ना एंटमैन एंड द वॉस्प में, वो इसके अंदर इतना कूल लगा है ना, वो कि जितने भी एक्शन सेट पीसेस है जिसके अंदर ये सब कैरेक्टर्स एक साथ थे, वो इतना अच्छी तरीके से शाइन करा है, स्पेशली घोस्ट और यूएस एजेंट का कैरेक्टर फॉर मी। अब बात है इस मूवी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट के लिए, जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड
एक्साइटेड था, जो है सेंट्री। अब भाई इसके अंदर जो सेंट्री का लुक दिया है ना, एकदम कॉमिक एक्यूरेट सूट दिया है। और जो सेंट्री का इसके अंदर एक सीन आता है जिसके अंदर सेंट्री वर्सेस ये सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और आपको वो सीन है ना देख के याद आ जाएगा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस की, जिसके अंदर बैटमैन और सुपरमैन आपस में भिड़ते हैं। अब एवेंजर्स टावर इसके अंदर वैलेंटीना एक्वायर कर लेती है और इसको नाम दे देती है वॉच टावर। अब जिन्होंने कॉमिक बुक्स पढ़ी है, वॉच टावर होता है सेंट्री की लेयर, सेंट्री जहाँ से ऑपरेट करता है उसको कहते हैं वॉच टावर। और वहीं पे इन लोगों का काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन सीन होता है जिसके अंदर सेंट्री इन सारे के सारे कैरेक्टर से लड़ रहा होता है, और वो इतना बैडस तरीके से दिखाया था ना, जिसके अंदर सेंट्री अपनी पावर्स को अनलीश भी करके नहीं कर रहा है अनलीश, अरे क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं अगर फट जाऊँ ना, ये सारे के सारे लोग सिंगल ब्लो में मर जाएंगे। वो मुझे सीन बहुत ही कूल लगा। आप वो देखोगे ना बड़ी स्क्रीन पर, आपको भाई मज़ा आ जाएगा, आप हूटिंग कर करके थक जाओगे। मैं अगर इन जनरल बोलूँ तो भाई आप ये मूवी एंजॉय करोगे। अगर आप पुराने प्रोजेक्ट से डिसअपॉइंट हो चुके हो, मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये मूवी काइंड ऑफ एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगेगी। आपको ये मूवी में मज़ा आएगा कि इसके अंदर येलेना को लीड दी थी, येलेना ने लीड करा है इस मूवी के अंदर, और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कैरेक्टर केपेबल है लीड करने को, और आपको मज़ा आएगा देख के। अब इस मूवी की अगर मैं एंडिंग की बात करूँ, ये स्पॉइलर फ्री बताऊंगा मैं। इस मूवी की एंडिंग है ना, कुछ लोगों के लिए वर्क कर सकती है, कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं कर सकती। मेरे लिए पर्सनली वर्क करी है एंडिंग समवॉट। 7/10 में दूंगा इसकी एंडिंग को, क्योंकि ये ना सुपर हीरो मूवी जितनी भी होती है ना, कन्वेंशनल सुपर हीरो मूवी जिसके एंड में बहुत बड़ा मेजर बैटल दिखाते हैं, गुड वर्सेस ईवल दिखाते हैं, वो इसके अंदर है ना एक दूसरी अप्रोच ली है, जिसके अंदर काइंड ऑफ इमोशनल अप्रोच ली है इस मूवी के अंदर, जो कि मेरे लिए वर्क करी है कई हद तक। कुछ लोगों के लिए एंटी क्लाइमैटिक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बढ़िया हो सकती है, तो वो आप लोगों के ऊपर डिसाइड करने के लिए। बट मेरे लिए एंडिंग वर्क करी है, मेरे लिए एंडिंग डिसअपॉइंटिंग नहीं रही है। तो भाई आप ये मूवी देखने जा सकते हो, बिल्कुल जाओ आप देखने। ये आपने जो पुराने एमसीयू के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे ना, मूवीज़ में बोल रहा हूँ, उससे बढ़िया शाइन करती है मूवी। एंड ये जो मूवी प्रॉमिस करती है ना अपने ट्रेलर से, वही मूवी ये डिलीवर करती है। आपको मज़ा आएगा, आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, फन टाइम रहेगा। उसका बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले है, 2 घंटे 6 मिनट की मूवी, आपको फील ही नहीं होगी कि मूवी लंबी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो भाई मेरी तरफ से बिग थम्स अप, आप ये मूवी देखने जाओ, और इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपने मूवी देख ली है तो। अब आते हैं भाई इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन पर। अब इस मूवी की एंडिंग होती है कि भाई इसके अंदर द वर्ल्ड जो फाइनल बैटल है, द वर्ल्ड अनलीश हो जाता है, और वो सारे के सारे लोगों को शैडो में तब्दील कर देता है, और उन्हें एक पॉकेट डायमेंशन काइंड ऑफ में भेज देता है, जहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं वो अपनी लाइफ के जो कि बहुत डीप डार्क ट्रॉमा है ना, वो उन्हीं को रिलीव करते रहते हैं लूप में। तो बहुत ही है ना डार्क स्पेस में घुस जाता है, जैसे द वर्ल्ड उन्हें एक पॉकेट डायमेंशन में घुसा देता है। अब इस मूवी के अंदर आप देखोगे ना, तो येलेना और बॉब का एक काइंड ऑफ ए कनेक्शन है। तो येलेना बॉब को बचाने जाती है उसी पॉकेट डायमेंशन में, और येलेना के पीछे ही विंटर सोल्जर, एलेक्सी, जॉन वॉकर और घोस्ट चले जाते हैं बॉब को बचाने द वर्ल्ड से। अब इसके अंदर बॉब है ना अपने काइंड ऑफ ट्रॉमा हेल में घुस चुका है, और वहीं से ये सारे के सारे कैरेक्टर बॉब को बताते कि भाई तुम अकेले नहीं हो, यू डोंट हैव टू डील विद योर ट्रॉमास अलोन, हम सब है साथ में, तुम्हें अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ आ जाओ। वहीं पे फिर बॉब बड़ी मुश्किल से द वर्ल्ड से अलग होता है, और यही सारे के सारे लोग द वर्ल्ड से सब लोगों को बचा लेते हैं और बॉब को वापस जिंदा वापस ले आते हैं। मेरे लिए एंडिंग वर्क करी है, कुछ लोगों के लिए एंडिंग वर्क कर सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं, वो आपके ऊपर है डिसाइड करने के लिए। अब बाकी सारे जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उन लोगों को तो पता है नहीं कि वॉइड और बॉब एक ही है, तो वैलेंटीना इस अपॉर्चुनिटी को वैलेंटीना अपने ही यूज़ में ले लेती है, और इन सारे के सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ ये सारे के सारे लोगों ने ही आप लोगों को द वर्ल्ड से बचाया है, और वो इन सभी लोगों को नाम देती है पूरी मीडिया के सामने, द न्यू एवेंजर्स। यस, थंडरबोल्ट्स पे जो स्टार था वो उसका मतलब है द न्यू एवेंजर्स, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है द न्यू एवेंजर्स के टाइटल से, और पर्सनली मेरे लिए वर्क करा है। अब आता है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पे। पोस्ट क्रेडिट सीन इसके 2 है। एक मिड क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि भाई अब द न्यू एवेंजर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, वो सारे के सारे बिलबोर्ड, सीरियल के डब्बों पर, टीवी पर, सब जगह शामिल है, और यहीं पे एलेक्सी आता है सुपरमार्केट में, और एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो सीरियल के डब्बे पे अपनी शक्ल दिखाता है कि देखो ये मैं ही हूँ, और वहीं पे काइंड ऑफ एक कॉमेडी सीन आता है, और यहीं पे मिड क्रेडिट सीन एंड हो जाता है। कोई बहुत बड़ा सीन नहीं था, लेकिन मज़ा आएगा अब देखने में। अब आते हैं बहुत ही बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन पर। अब जब ये लोग न्यू एवेंजर्स टावर पे होते हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स, तो फिर इनको पता चलता है कि भाई एक आउटर डायमेंशनल स्पेसशिप आ रहा है अर्थ की तरफ, और वो देखते हैं कि भाई वो जो जब सैटेलाइट से उस शिप की तरफ देखते हैं वो होता है फैंटास्टिक फोर का शिप, और पीछे से जैसी फैंटास्टिक फोर का साउंड ट्रैक आता है ना भाई, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, वो जैसी साउंड ट्रैक आता है ना भाई मज़ा आ जाता है। अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन ने ना काइंड ऑफ फैंटास्टिक फोर की एंडिंग रिवील कर दी, क्योंकि जैसा मुझे लग रहा था, अब सभी को पता है कि फैंटास्टिक फोर एक
दूसरे अर्थ पे सिचुएटेड है मूवी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इस पोस्ट क्रेडिट सीन ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में उनका अर्थ तबाह हो जाएगा और वो अपने अर्थ से चारों लोग एस्केप करके इस अर्थ पर आएंगे, इन सारे के सारे यहाँ के लोगों को, यहाँ के हीरोज़ को, एवेंजर्स को चेतावनी देने की भाई उनसे भी बड़ा, बहुत ही बड़ा एक थ्रेट आने वाला है। जैसे हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि ब्रूस बैनर सैंक्टम सैंक्टोरम में लैंड करता है डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन को वार्निंग देने के लिए कि भाई थैनोस आ रहा है, वैसे ही दूसरी डायमेंशन से फैंटास्टिक फोर अर्थ पे लैंड होगा और यहाँ के एवेंजर्स को चेतावनी देगा कि भाई बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला है। और मेरे हिसाब से वो उन्हें चेतावनी देगा डॉक्टर डूम की और इनकर्जन्स की। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो भाई ये मूवी ने काइंड ऑफ फैंटास्टिक फोर की एंडिंग भी रिवील करती है, बट पर्सनली मेरे लिए बहुत ही तगड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसने मुझे 100x ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए। तो भाई आप मुझे बताना कि ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगा आपके रिव्यूज़ का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वॉज मी फ्रॉम शर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।